हेलो एवरीवन। इस चित्र को आप गौर से देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ है, लेकिन सभी अलग अलग प्रकार के। ये एक दूसरा चित्र है जिसमें घास की प्रजातियां दिखाई गई हैं। सभी घास हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के। तो देखा आपने, पेड़ हो या घास, सभी में इतनी विभिन्नता क्यों? कहने का मतलब है कि पेड़ तो पेड़ है, घास तो घास है, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों आ रही है? यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर हैं जो इनमें विभिन्नता पैदा करते हैं, और जिनकी वजह से इतने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे धरती पर पाए जाते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राकृतिक वनस्पतियों में विभिन्नता लाते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से लेक्चर को। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी के इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें भी सबसे पहले हम करेंगे तापमान और वर्षा को। देखिए, जब भी ज्यादा तापमान या ज्यादा बारिश होती है तो हम छाते का प्रयोग करते हैं, है ना? और जब बहुत अधिक ठंड हो जाती है तो हम अपने आप को प्रोटेक्टेड यानी कि कवर करने का प्रयास करते हैं। नेचर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ नहीं बल्कि बिल्कुल ऐसा है। जब जहां ज्यादा बारिश होती है, वहां पर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो एक छाते का काम कर सके, वो ज्यादा बारिश को रोक सके। और रोकना क्यों है? क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो उनके पेड़ की जो जड़ें हैं, वहां की सारी मिट्टी बहने लग जाएगी, ज्यादा अपरदन होने लगेगा, फ्लड आने की संभावना होगी। देखो ना, नेचर भी अम्ब्रेला की तरह चौड़े पत्ते को अम्ब्रेला की तरह यूज करती है। और जहां ज्यादा ठंड होती है, वहां पर पत्तियां नुकीली पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ इन पत्तियों के बाहर वैक्स की कोटिंग होती है, ठीक है, एक लेयर की कोटिंग होती है जो इनको ज्यादा ठंड से भी बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, उसकी एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम ना कर सके। तो वैक्स कोटेड लेयर वाली पत्तियां और नुकीली पत्तियां ज्यादा ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं। तो तापमान और वर्षा इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। दूसरा फैक्टर है ऊंचाई। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, और आप जानते ही हैं कि तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है? 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने लगता है। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान में गिरावट आने लगेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि तापमान में कमी या ज्यादा वनस्पतियों को प्रभावित करती है, तो उसका सीधा सा असर प्लांट्स पर पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऊंचाई इस तरीके से प्लांट्स को प्रभावित करती है। तीसरा फैक्टर है ढाल और सूर्य का प्रकाश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां से सूरज आता है, उस फेज को सनी फेज कहा जाता है। वहां पर सूर्य की किरणें काफी अधिक लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं। और जो दूसरा फेज होता है, वहां पर सूर्य की किरणें कम प्राप्त होती हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में आमतौर पर पाया जाता है। तो जितने भी सनी फेजेस हैं, वहां पर क्योंकि तापमान अधिक है, तो इस वजह से वहां की वनस्पतियों का प्रकार थोड़ा अलग होता है, बजाय इस ढाल के। जो ये बैकवर्ड ढाल होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचने की वजह से यहाँ पर नमी ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है। तो देखो ना, तापमान वेरी कर रहा है, तो डेफिनेटली तापमान में वेरिएशंस प्लांट्स में वेरिएशंस लाएंगे। चौथा फैक्टर है नमी। तो जैसा कि अभी बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढाल होती है, जिस पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है, उन क्षेत्रों में नमी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो नमी वाले इलाकों में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं, जैसे आपकी चाय और कीवी। और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो नमी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ स्पेशल टाइप्स के वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है मिट्टी। देखो, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मिट्टी बनती है चट्टानों को तोड़ मरोड़ करके, ठीक है। चट्टानों को ही पीस करके मिट्टी बनती है, आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। और चूंकि चट्टानें होती हैं तीन प्रकार के, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। और चट्टानें क्या होती है? खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, ठीक है। तो जैसी चट्टान होगी वैसा ही खनिज पदार्थ होगा। और मिट्टी चट्टानों से बन रही है, तो मिट्टी में खनिज पदार्थ, नमी धारण की क्षमता और पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में मौजूद होंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी प्रकार से उसकी मिट्टी बनेगी, और जिस प्रकार की मिट्टी होगी उसमें उसी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होंगे, तो उसमें उसी प्रकार के पेड़ पौधे विकसित होंगे। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो प्राकृतिक वनस्पतियों में वैरायटी लाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन फैक्टर्स के कारण प्राकृतिक वनस्पतियां किस प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो इसमें बेसिकली वन और घास के मैदान, दो प्रकार की वनस्पतियां हमारे सामने आती हैं।
वनों में भी चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, नुकीली पत्ती वाले होते हैं, कंटीली पत्ती वाले होते हैं। चौड़ी पत्तियों में भी 2 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं एवरग्रीन, सदाबहार, ठीक है? हमेशा हरे-भरे रहते हैं। और दूसरे होते हैं डेसिडियस यानी कि मानसूनी, जो कि साल में 1 बार अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, ठीक है? तो चलो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। वनों में सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है? मतलब साल भर हरे-भरे रहते हैं। आप ये चित्र देख लीजिए, ठीक है? सदाबहार वन, ठीक है? हमेशा साल भर ये हरे-भरे रहते हैं, ठीक है? सूखते नहीं है मतलब, और नहीं अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं, सूखते नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल हरे-भरे। इन वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। देखिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर साल भर में 2000 से 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है। इतनी अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और इन वनों में अगर हम बात करें तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड और रबर चिंकोना जैसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि वृक्ष वेतान बहुत ही सघन होता है। कैनोपी कवर बहुत ही डेंस होता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ पाता। तो कैनोपी कवर क्या हुआ? तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनका जो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है पेड़ों का, उसे 4 भागों में बांटा गया है। धरातल के पास की जो सबसे पहले घास होती है, ऊंची-ऊंची घासें यहाँ पर होती हैं, तो इसको फॉरेस्ट फ्लोर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले लेयर इसमें फॉरेस्ट फ्लोर की होती है। दूसरी लेयर अंडर स्टोरी लेयर होती है। इससे ऊपर जो छोटे-बड़े पेड़, मध्यम आकार के पेड़ होते हैं, उनकी लेयर होती है। तीसरी जो लेयर होती है वो कैनोपी लेयर होती है। मतलब इसमें 30 से 40 मीटर के ऊंचे पेड़ ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, और इनका ही कैनोपी, कैनोपी का अर्थ ये हुआ कि जो वृक्ष का जो अपर सरफेस है, जो छाते का काम करता है, इसको कैनोपी बोलते हैं। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऐसे ही पेड़ों की प्रधानता होती है। 30 से 40 मीटर पे जो कैनोपी होती है वो एक छाती की तरह काम करती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ पाता है, ठीक है ना? और एक सबसे ऊपर कैनोपी कवर से भी ऊपर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी ऊंचाई 50-60 मीटर ऊंची तक हो जाती है। उस लेयर को, उसके टॉप की लेयर को एमरजेंट लेयर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की लेयर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती हैं। तो एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वृक्षों की 4 प्रकार की लेयर कौन सी होती है। तो देखिए ये है कैनोपी कवर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि सारे पेड़ों का जो अपर सरफेस है, वो इस तरीके से एक छाते का काम करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब इस तरीके का कैनोपी कवर पाया जाएगा, तो डेफिनेटली सूर्य का प्रकाश काफी छन-छन के अंदर आएगा, और निश्चित तौर पे नीचे का जो सरफेस है वहाँ पर घनघोर अंधेरा भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? काफ़ी घुप अंधेरा देखने को मिलता है। तो इन कैनोपी कवर के कारण ही यहाँ पर ये वन बहुत ही सघन होते हैं, डेंस्ड हो जाते हैं, और यहाँ पर बायोडायवर्सिटी काफ़ी अधिक रिच होती है। जैव विविधता में ये वन बहुत ही अधिक धनी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40,000 प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, 1300 प्रजाति की पक्षियाँ, 3000 प्रजाति की मछलियाँ, 430 प्रजाति के स्तनधारी, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं वो है कीट। 25 लाख प्रजाति के यहाँ पर कीट पाए जाते हैं। तो देखो आपने, बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक रिच पाई जाती है। अब बात करें इनकी लोकेशंस की, तो इस प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन होते हैं? तो ये है वर्ल्ड का मैप। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है, ब्राजील, अमेज़न का जो जंगल है, ये अमेज़न का जंगल है। यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। अफ्रीका में यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में जो ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, और ये जो उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है? और इस प्रकार आपके जो ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर भी वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी वर्षा वन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख वन की, और वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसून, जैसे कि आप जानते हैं कि जून जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं भारत में वर्षा करती हैं, और इन्हें मानसूनी पवने कहते हैं, ठीक है? हम इन पे ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। तो इस दौरान जब बारिश होती है, तो बारिश होने के कारण ये वन हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए इनको मानसूनी वन कहते हैं। तो मानसून आने पर ये वन एक्टिवेट हो जाते हैं, ये पेड़ एक्टिवेट हो जाते हैं, ये पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है? और ऐसा ही एक दूसरा मानसून, लौटता हुआ मानसून होता है, जो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास वापस स्थलीय क्षेत्र से वापस समुद्र की ओर आता है। तो उस समय भी मानसूनी पवनी होती है, उसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और उस दौरान यही वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो मानसूनी हवाओं के आने से ये हरे भरे हो जाते हैं, और मानसूनी पवनों के लौटने से ये वृक्ष पूरी तरीके से अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और पूरी तरीके से पत्ती विहीन हो जाते हैं।
और जैसा कि अभी बोला कि लौटते हुए मानसून के कारण ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। और लोकेशन वाइज भी अगर बात करें तो ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी वहां पर जहां पर मानसूनी हवाएं इसे प्रभावित करती हैं, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं साल, सागौन, आम, नीम, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। तो ये वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। अब मध्य अक्षांश कहाँ होते हैं? तो देख लीजिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर यानी कि आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, वो उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश जो मकर रेखा कहलाती है, उससे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो अंटार्कटिक रेखा कहलाती है, इन दोनों का बीच का क्षेत्र भी दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी हिस्सों में ही इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो ये महाद्वीप के पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी हिस्सों में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख रूप से शामिल है स्प्रूस, चीड़, फर, हेमलॉक, बांज, यूकेलिप्टस आदि जैसे पेड़। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वन, मानसूनी वन, इस बात पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये वन शीतोष्ण कटिबंध में उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां मानसूनी हवाएं प्रभावित करती हैं। इन वनों में बांज, ऐश, बीच के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है इसमें भूमध्य सागरीय वनस्पति। बहुत ही डिफरेंट टाइप की वनस्पति है। क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो है कि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान नहीं रखना है कि सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास ही ये वन पाए जाते हैं। नामकरण हुआ है भूमध्य सागर के कारण। ठीक है, लेकिन इसकी अपनी एक विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो ये है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के आसपास जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसे भूमध्य सागर वनस्पति कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भूमध्य सागर वनस्पति केवल भूमध्य सागर के आसपास ही पाई जाती है। ठीक है, नाम हुआ है भूमध्य सागर के कारण। इस प्रकार की वनस्पति देखो, आप अमेरिका के ये जो कैलिफोर्निया का इलाका है, या दक्षिण अमेरिका में चिली के आसपास का पश्चिमी वाला इलाका है, या दक्षिण अफ्रीका का ये इलाका है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर भी भूमध्य सागर वनस्पति पाई जाती है। क्यों? जबकि भूमध्य सागर तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये वनस्पतियां क्यों पाई जा रही हैं? एक्चुअली इसमें जलवायु की एक ऐसी विशेषता है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, लेकिन शीतकालीन वर्षा यहाँ पर होती है। एक्चुअली क्या है कि जो ये भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण कटिबंध, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र में वेस्टर्लीज विंड्स बहती है, यानी कि पश्चिमी पछुआ पवने। ठीक है, पश्चिमी पछुआ पवनें बहती हैं। पछुआ पवनों की विशेषता ये है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, और चूंकि पश्चिम से चलने के कारण ये यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र की नमी के कारण इन क्षेत्रों में बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये भी शीतोष्ण कटिबंध है, और यहाँ पर भी पछुआ हवाएं चलती हैं, दोनों ही कटिबंधों में। तो देखिए, इस कारण यहाँ पर जो पश्चिमी क्षोर है, इसके कारण यहाँ पर बारिश हो जाती है, और वो भी शीतकाल के दौरान। तो शीतकाल में यहाँ पर बारिश हो जाती है, तो इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। तो नाम भले ही भूमध्य सागर के कारण पड़ा हो, लेकिन जो ये जलवायु है, इसकी अपनी एक विशेषता है कि शीतकाल में वर्षा होती है पछुआ हवाओं के द्वारा, जिसके कारण यहाँ पर फलदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, इस प्रकार के फलदार वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय वनस्पति कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें शंकुधारी वन। देखो, उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और इन वनों को टैगा वन कहते हैं। इसमें देवदार, स्प्रूस जैसे वन पाए जाते हैं। शंकुधारी नाम से स्पष्ट है, जिसमें कोन बनाया जाता है, शंकु इस प्रकार का होता है ना, शंकु, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब निश्चित रूप से देखिए, उत्तरी गोलार्ध ये अगर बात करें पृथ्वी है, तो उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांश, जो उत्तरी गोलार्ध के समीप का जो क्षेत्र है, तो देखो कितना ठंडा इलाका होगा, और बर्फबारी भी ज्यादा होगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि जिससे बर्फ इन पर आसानी से टिक ना सके। ठीक है, और इनकी पत्तियां नुकीली होंगी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, नुकीली होंगी और वैक्स कोटेड होंगी, उनके चारों ओर वैक्स की लेयर होगी। ठीक है, मोम की एक पतली सी लेयर होगी, जो कि इनकी पत्तियों को प्रोटेक्टेड करेगी, रक्षा करेगी ठंड से। तो इन वनों को
शंकुधारी वन कहते हैं। और एक स्पेशल प्रकार के वन और पाए जाते हैं, इन्हें टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। और चूंकि यहाँ पर अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु होती है, मात्र 1-2 महीने के लिए ग्रीष्म ऋतु होगी, और उसमें भी टेम्परेचर होगा हार्डली 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सबसे मैक्सिमम जाएगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल 1-2 महीने के लिए जाएगा। तो वहां पर इसके कारण काई उगाती है, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां उगाती हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। तो ये था वनों का वितरण। तो आपने देखा ना, तापमान, ऊंचाई, ढाल, नमी, मिट्टी, तो ये सभी फैक्टर्स इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के वन क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं घास की। देखो बेटा, घास तो घास हुई, ठीक है, घास का मतलब घास ही है, जो घास आप देखते आए हैं। तो घास भी प्राकृतिक वनस्पति है, जबकि पेड़ भी प्राकृतिक वनस्पति है। तो अंतर क्या है? दो चीजें हैं। एक तो ऊंचाई में बहुत ही कम होती है, हार्डली जो सबसे ज्यादा ऊंची घास भी होगी वो 3 से 4 मीटर ही ऊंची होगी। ठीक है, इससे ज्यादा ऊंची घास नहीं होगी। जबकि पेड़ों की बात करें तो इनकी ऊंचाई मीडियम की बात करें तो 10 से 15 मीटर ऊंचे होते हैं, और अगर मैक्सिमम बात करें तो 50 से 60 मीटर ऊंचे भी पेड़ देखे जाते हैं। ठीक है, तो घास इतने ऊंचे कभी भी नहीं हो सकते। तो एक तो घास बहुत ही कम ऊंचाई वाली होती है, ठीक है। दूसरा, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, नंबर इनके बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब घास घासी है तो फिर घास में अंतर कहाँ से पैदा करें? यहाँ पर जो बेसिकली अंतर होगा वो ये होगा कि ये घास कहाँ पर उगती है, मतलब इनकी लोकेशन कहाँ है। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो जैसे भी लेक्चर में बताया था, उष्ण कटिबंध कहाँ होते हैं और शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होते हैं, और इसी आधार पर इनके नामकरण अलग अलग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूर्वी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास को पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राजील में कंपास कहते हैं, और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी है, ठीक है, जिन्हें अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में विल्ड कहते हैं, एशिया में स्टेपी कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं। तो घास के अंतर्गत आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि कौन सी घास कहाँ पर उगती है। ठीक है, कि जो उष्ण कटिबंध है वहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, ठीक है, वहां पर रेनफॉल बहुत अधिक होती है। तो जो घास की ऊंचाई है वो बहुत अधिक ऊंची होगी, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध जैसे विशेषताएं बताएं, बारिश कम होती है, शीतकाल में बारिश होती है। तो यहाँ पर जो उगने वाली घास है वो अपेक्षाकृत कम ऊंची होंगी, और उन्हें इन क्षेत्रों में इन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, आपको जो याद करने की जरूरत है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वर्क हार्ड बट जॉयफुली।